वेलकम टू ऑल ऑन प्लस वन क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2025 के नमूना प्रश्न पत्र की, जो कि कक्षा 10 के विज्ञान विषय का है। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता कि ये किस प्रकार डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आधार पर आपके बोर्ड में एक पेपर बनेगा, इस हिसाब से ही आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन है, एक बार इनके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। आप एक बात का विशेष ध्यान रखना बेटा, सत्य और असत्य में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है। प्रश्न पढ़िए, शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, या फिर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ध्यान से सुनना, ये पूछ रहा है कि कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है। तो बेटा जो भी अपचयित या उपचयित होगा वो अभिकारक में से होगा। तो आप ध्यान से सुनना, अभिकारक में है पीबीओ यानी कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी 3 और 4 तो सही है। हमसे पूछा गया है असत्य, तो असत्य कौन से हो गया, पहला और दूसरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए 1 और 2, ये जो है वो क्या होंगे, असत्य कथन में हो जाएंगे। क्लियर है बेटा इतनी बात। अब देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। सामान्य तौर पे अगर मैं बात करूं तो ग्रीस लगाकर जंग से बचाया जा सकता है, पेंट से भी जंग को बचाया जा सकता है, जिंक की परत चढ़ाना जिसे हम गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन कहते हैं, और उपयुक्त सभी सही ऑप्शन है, सभी से जंग से बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, लोहे का फ्राइंग पैन है बेटा, ये खाना बनाने के काम आता है, और अगर हम इस पर ग्रीस या पेंट लगाएंगे तो दिक्कत आ सकती है खाना बनाने के अंदर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाकर, यसद लेपन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बेटा। आगे बात करते हैं, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है। अगर बात करें C2H6 की तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी, C यहाँ पर है और यहाँ पर 3 H आ जाएंगे और यहाँ पर भी 3 H आ जाएंगे। ध्यान से सुनना, इस कार्बन के साथ में 3 H है यानी कि 3 बॉन्ड इसके होंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 बॉन्ड इसके होंगे और इनके बीच में 1 बॉन्ड ये रहा। टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 7 बॉन्ड। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 सहसंयोजक आबंध इसके अंदर हो जाएंगे। क्लियर है बेटा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर Fe2O3 है और यहाँ पर सिंगल एल्यूमिनियम है। आगे देखिए एल्यूमिनियम डबल हो जाता है और Fe को सिंगल छोड़ देता है। जब इस प्रक्रिया की अभिक्रिया हो जिसके अंदर एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर दे तो यह कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से विक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। सबसे पहले आप देखिए, कवच से विक्रिया करता है तो आपको ये पता होना चाहिए अंडे का कवच किस पदार्थ का होता है। तो बेटा वो होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और इससे कोई गैस उत्पन्न होती है तो देखिए ये धातु कार्बोनेट है, और धातु कार्बोनेट की आपने अम्ल से विक्रिया पड़ी होगी HCl के साथ में, तो जो गैस निकलेगी वो निकलेगी CO2, और CO2 जो गैस है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ये जो विक्रिया है वो अम्ल और धातु कार्बोनेट की विक्रिया है। तो इनमें से अगर मैं बात करूँ अम्ल कौन सा है, तो HCl आपका एक अम्ल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा HCl। आगे अगर बात करें, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है। अगर बेटा तली काली हो रही है तो भोजन पूरी तरीके से नहीं पक रहा, इसका तो कोई सेंस होता ही नहीं है। ईंधन पूरी तरीके से जल रहा है, देखो ईंधन पूरी तरीके से जब जलता है तो नीली ज्वाला आती है, कोई धुआं नहीं निकलती। अब अगर तली काली हो रही है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। ईंधन आर्द्र है, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्द्र है तो भी वो पूरा जलेगा नहीं जलेगा। इससे अच्छा सही ऑप्शन ये रहेगा ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करूं, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, सभी को याद रखना है, जैसे जाइलम और जैसे जल का परिवहन। वैसे ही भोजन का वहन आपसे पूछे तो भोजन का वहन होता है फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप हार्मोन आपसे पूछा गया है तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइटोकाइनिन, द इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो भी मनुष्य का है, एस्ट्रोजन मादा में स्रावित होता है और इंसुलिन शर्करा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। बेटा आपको सीधी रेखा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आप इतना याद रखें चलने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान से देखना, प्रमस्तिष्क जो होता है वो हमारी यादाश्त के लिए होता है, मध्य मस्तिष्क का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है।
हाइपोथैलेमस आंतरिक अनुक्रियाओं का जो उत्तरदायी करता है। अगला है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेरिबेलम जो है वो चलने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है अमीबा में जनन की विधि कौन सी है? सभी को याद है अमीबा या लेशमानिया दोनों के अंदर ही जनन की जो विधि है वो कौन सी हो जाएगी? द्विखंडन। आगे चलूँ मैं, आगे देखिए आनुवांशिकता के जनक कौन है? बहुत ही आसान है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आगे बात करें निम्न में से जैविक घटक, बेटा जैविक घटक वो होते हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, मृदा, जल और वायु। ये अजैविक घटक है, जैविक घटक होते हैं पादप, जंतु या सूक्ष्म जीव। अगला क्वेश्चन देखिए जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? तो सबको पता होना चाहिए जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। ये सवाल देखिए ध्यान से, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा कि दिन के समय में 4 मिनट की वृद्धि होती है, अर्थात एक टाइम पे कितने मिनट का अंतर आता है? 2 मिनट। क्लियर है बेटा? अगर ये पूछे कि एक दिन में कितने समय का अंतर आता है तो 4 मिनट, और एक सूर्यास्त या दूसरे सूर्यास्त या फिर एक सूर्योदय और दूसरे सूर्योदय के बीच में तो 2 मिनट का अंतर। अगला सवाल देखिए, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा हुआ है और 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है, तो शक्ति पूछा है। शक्ति का फॉर्मूला होता है बेटा P बराबर VI। तो V कितना है? 220 इंटू आई कितना है? 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 110 वाट। बहुत ही आसान सा पेपर है बेटा जी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? लंबाई पे करता है, बहुत बढ़िया। अनुप्रस्थ काट पे पड़ता है, अच्छी बात है। और प्रकृति पे भी करता है, इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है लघु पतन क्यों होता है? बहुत ही आसान है, लघु पतन में धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसी वजह से तो लघु पतन होता है। आगे है चुंबक के सहजातीय अर्थात एक समान अगर ध्रुव होते हैं तो उनके मध्य क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण। बताइए 7वीं क्लास का सवाल जो है वो 10th क्लास में पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान है। आगे बात करते हैं साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, ये कौन सी विक्रिया है? तो बेटा ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर ऊष्मा भी निकलती है। आगे बात करूँ MnO2 और Al की, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी विक्रिया है, लेकिन यहाँ पर ये विस्थापन विक्रिया हो जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो वो इसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा Al2O3 प्लस में यहाँ पर मैंगनीज जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम 4 है, संयोजकता बराबर करेंगे, यहाँ पर वैलेंसी बराबर कर देंगे तो 2Al2O3 बन जाएगा, और Mn कितना है? यहाँ पर 3 है, ये लो। तो ये जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा, आपको समीकरण संतुलित करके ही लिखना है। आंसर आएगा 2Al2O3 प्लस 3Mn, यहाँ पर विस्थापन विक्रिया होगी। अगला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। आगे है ओजोन परत सूर्य से आने वाली, सबको पता है यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। आगे है 1 किलोवाट घंटे का मान होता है, एक यूनिट में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको याद होना चाहिए ये मान। अगला है पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली क्या कहलाती है? तो बेटा इसे बोलते हैं सोलेनोइड यानी कि परिनालिका, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों की। तो देखिए सजातीय श्रेणी क्या होती है? जिसमें समान जो कोई कंपाउंड है या कोई परमाणु है, अगर समान अणु का अंतर चलता है तो उसे बोलते हैं सजातीय श्रेणी। जैसे मैंने कहा CH2 का अंतर चलेगा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया CH4, ठीक है। अब इसके बाद में मैं ले लेता हूँ C2H6। अब इसमें और इसमें क्या बढ़ गया? एक CH2 बढ़ गया। अगला मैं ले लेता हूँ C3H8, फिर इससे इसमें और क्या हो गया? CH2 फिर से बढ़ गया। हर बार CH2 का अंतर आ रहा है, तो ये पूरी क्या बन गई? एक सजातीय श्रेणी। अगला है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि बेटा ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर के खराब हो जाते हैं, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया ना करें, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ताजे दूध के pH का मान 6 होता है और दही बन जाने पर क्या होगा? बेटा दूध का pH 6 है और दही खट्टा होता है, इसका मतलब pH जो है वो डाउन हो जाएगा 4-5 ऐसे, तो यहाँ पर आपको लिखना है कम हो जाएगा। अगला है सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो बेटा सोडियम जो है इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, इसे हम क्रॉस से दर्शा देते हैं। और क्लोरीन जो होता है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार। अब इसका ये जो एक क्रॉस है वो इसको मिल जाएगा यहाँ पर, तो इस प्रकार क्लोरीन पूरा बन जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप कैसे दर्शाओगे? ऐसे दर्शाओगे, यहाँ पर सोडियम, ठीक है, और ये ऐसे आ गया,
क्लोरीन इसके साथ में रहेगा। अब क्लोरीन पर 2, 4, 6 तो क्लोरीन के, एक 7वां क्लोरीन का और एक 8वां किसका आ जाएगा, सोडियम का आ जाएगा। आप इसे यहाँ पर तीर के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना शो करनी है। आगे रक्तदाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? बहुत ही आसान सा है, स्पिग्नोमेनोमीटर जो होता है वो रक्तदाब मापने वाला यंत्र होता है, जिसे हम बोलते हैं बीपी। तो बीपी को कौन मापेगा? स्पिग्नोमेनोमीटर। आगे बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई, बहुत ही आसान है, तंत्रिका कोशिका, या जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। आगे है माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना, तो वो होती है अपरा या प्लेसेंटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीन किसे कहते हैं? तो बेटा जीन आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, जो कि सभी गुणों को नियंत्रित करता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना है। याद रखना, मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। आगे बात करते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, सबको पता है D4 डायोप्टर होगा। प्रकाश के विक्षेपण को आप परिभाषित कर सकते हैं कि जब प्रिज्म में से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो अपने 7 अलग अलग अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे देखिए, यदि किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को सृजित करने पर प्रतिरोध में परिपथ में 2.5 मिली एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। अब आप यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर 2.5 मिली एम्पीयर पूछी गई है। आपको पता है R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है V/I। ठीक है, तो आपको प्रतिरोध निकालना है, V/I आप कर लोगे। V का मान 12 वोल्ट, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए 2.5, अब यहाँ पर ये मिली एम्पियर है बेटा। मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। तो 10⁻³ जो माइनस का है वो ऊपर जाएगा, तो 10⁻³ प्लस में आ जाएगा ऊपर। 2.5 से जो है ये काट ऑफ कितनी बार कटेगा? ठीक है, और उसके बाद 10⁻³ है वो इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा ओम के अंदर। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण आपको बताने हैं। तो आप कोई भी 2 गुण बता सकते हैं कि ये हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ की तरफ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो हमेशा बंद वक्र बनाती है और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं लघुरात्मक क्वेश्चन। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में आज हम इतनी ही बात करेंगे। अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन के नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।